पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हमारे देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1 जून 1163 को हुआ था। इनका जन्म भारत के गुजरात राज्य के पाटन में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान था और इनकी माता का नाम रानी कर्पूरी देवी था। यह अपने माता पिता की पहली संतान थे। इनका जन्म उनके माता पिता के विवाह के करीब 12 वर्ष बाद हुआ था। पृथ्वीराज सिंह चौहान की 13 रानियां थी। अजमेर की महारानी कर्पूरी देवी अपने पिता अंगदपाल की इकलौती संतान थी। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को विदेशी माना है। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना भी बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा तक फैला था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया था। इसके बाद वह संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा ले गए और गंधर्व विवाह किया। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से दुश्मनी मान ली। चौहान वंश के सबसे बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में अपने राज्य को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। उन्होंने अपने राज्य में अपनी कुशल नीतियों के चलते अपने राज्य के विस्तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पृथ्वीराज चौहान पंजाब में भी अपना सिक्का जमाना चाहते थे, लेकिन उस दौरान पंजाब में मोहम्मद शाहबुद्दीन गोरी का शासन था। वहीं पृथ्वीराज चौहान की पंजाब पर राज करने की इच्छा मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध करके ही पूरी हो सकती थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना के साथ मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया। इस हमले के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सरहिंद, सरस्वती, हांसी पर अपना राज स्थापित कर लिया। लेकिन इसी बीच अनहिलवाड़ा में जब मोहम्मद गोरी की सेना ने हमला किया तो तब पृथ्वीराज चौहान का सैन्य बल कमजोर पड़ गया, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान को सरहिंद के किले से अपना अधिकार खोना पड़ा। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अकेले ही मोहम्मद गोरी का वीरता के साथ मुकाबला किया, जिसके चलते मोहम्मद गोरी बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद मोहम्मद गोरी को इस युद्ध को छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नाम की जगह पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध प्रथम भी कहते हैं। वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित किया था, लेकिन हर बार उन्होंने उसे जीवित ही छोड़ दिया था। वहीं पृथ्वीराज चौहान से इतनी बार हार जाने के बाद मोहम्मद गोरी मन ही मन प्रतिशोध से भर गया था। वहीं जब संयोगिता के पिता और पृथ्वीराज चौहान के सख्त दुश्मन राजा जयचंद को इस बात की भनक लगी तो उसने मोहम्मद गोरी से अपना हाथ मिला लिया और दोनों ने पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने के लिए षड्यंत्र रचा। इसके बाद दोनों ने मिलकर साल 1192 में अपने मजबूत सैन्य बल के साथ पृथ्वीराज चौहान पर फिर से तराइन के मैदान पर आक्रमण कर दिया। वहीं जब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए थे तब उन्होंने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान द्वारा किए गए अपमान को लेकर कोई भी राजपूत शासक उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया।
इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का भरोसा जीतने के लिए अपना सैन्य बल पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। वहीं उदार स्वभाव के पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की इस चाल को समझ नहीं पाए और इस तरह जयचंद्र की धोखेबाज सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों का संहार कर दिया और इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंदरबदाई को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बंधक बना लिया और अपने साथ अफगानिस्तान ले गए। पृथ्वीराज चौहान से कई बार पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी अंदर ही अंदर प्रतिशोध से भर गया था। इसलिए बंधक बनाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को उसने कई शारीरिक यातनाएं दी एवं पृथ्वीराज चौहान को मुस्लिम बनने के लिए भी प्रताड़ित किया गया। वहीं काफी यातनाएं सहने के बाद भी वीर योद्धा की तरह पृथ्वीराज चौहान एक वीर पुरुष की तरह अडिग रहे और दुश्मन के दरबार में भी उनके माथे में किसी भी तरह का सिकन नहीं था। इसके साथ ही वे अमानवीय कृत्यों को अंजाम देने वाले मोहम्मद गोरी की आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ देखते रहे, जिसके बाद गौरी ने उन्हें अपनी आंखें नीचे करने का भी आदेश दिया, लेकिन इस राजपूत योद्धा पर तनिक भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा, जिसको देखकर मोहम्मद गौरी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से जला देने का आदेश दिया। यही नहीं, आंखें जला देने के बाद भी क्रूर शासक मोहम्मद गौरी ने उन पर कई जुल्म किए और अंत में पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने का फैसला किया। वहीं इससे पहले मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान को मार देने की साजिश कामयाब होती, पृथ्वीराज चौहान के बेहद करीबी मित्र और राजकवि चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान की शब्दभेदी बाण चलाने की खूबी बताई, जिसके बाद गोरी हंसने लगा कि एक अंधा व्यक्ति बाण कैसे चला सकता है। लेकिन बाद में गोरी अपने दरबार में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए राजी हो गया। वहीं इस प्रतियोगिता में शब्दभेदी बाण चलाने के उस्ताद पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र चंद्रबरदाई के दोहों के माध्यम से अपनी यह अद्भुत कला प्रदर्शित की और भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई के दोहे की सहायता से मोहम्मद गोरी की दूरी और दिशा को समझते हुए गौरी के दरबार में ही उसकी हत्या कर दी। वहीं इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र ने अपने दुश्मनों से हाथों मरने के बजाय एक दूसरे पर बाण चलाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं जब राजकुमारी संयोगिता को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने भी इसी वियोग में अपने प्राण दे दिए।